नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और न्यूज स्टे पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोपहर 3 बजे विधान भवन में यह बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज देहरादून में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे यह बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहेंगे। तो सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि इस बार के शीतकालीन सत्र में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी है, सत्र को कैसे चलाना है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र कहां होना है, देहरादून या फिर गैरसैंण, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर राजनीति गरमाने लगी। आज स्पीकर ऋतु खंडूरी ने विधानसभा सत्र आयोजन करने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय होगा कि सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि यह सत्र तो गैरसैंण में ही आयोजित होना चाहिए, लेकिन वहां सरकार को पूरे इंतजाम करने होंगे। पिछले 6 सालों में राज्य सरकार ने गैरसैंण को विकसित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, तब से एक भी सत्र नहीं होना। इस बात का सबूत है कि बीजेपी केवल राजनीति करती है। वर्तमान में हम तो चाहते हैं गैरसैंण में सत्र हो और गैरसैंण स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। हम ये भी चाहते हैं। उसी के लिए पहला स्टेप हरीश रावत और आदरणीय गोविंद सिंह गुंजवाल जी ने लिया था, जब वहां उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इन 6-6.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी होंगे और तमाम सभी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बैठक में यह भी तय होना है कि जो शीतकालीन सत्र है ये पहले गैरसैंण में होना चाहिए या फिर देहरादून में। बैठक कितनी है आज की? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है उसके बाद से ये हमने ट्रेडिशन देखा है कि बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होता है। हरीश रावत सरकार ने भी बजट सत्र वहां किया था, उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार ने वहां बजट सत्र किया। लेकिन इस बार जब साल की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही चुनाव थे और जिसके बाद अप्रैल मई में जो पहला बजट नई सरकार का हुआ उसको चारधाम के देखते हुए देहरादून में किया गया था। तब पुष्कर धामी सरकार ने कहा था कि हम आने वाले जो सत्र होंगे उनको गैरसैंण में कराएंगे। अभी इसके लिए समय नहीं मिल पाया। अब ये सोचा जा रहा है कि जब चारधाम यात्रा लगभग संपन्न हो चुकी है और इस समय कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा सकता है और ये सत्र होगा कब? ये सत्र लगभग माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये सत्र हो सकता है, जिसके लिए इन दिनों बात की जा रही है। और आज ऋतु खंडूरी इस बैठक को इसीलिए ले रही है कि उसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बसपा के विधायक हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, इन सब के साथ ये तय हो कि आखिरकार अगर सरकार गैरसैंण में सत्र कराना चाह रही है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। सरकार जो पैसा लाई थी वो लगभग समाप्ति की ओर है और आपको 2023 मार्च तक, आपको 31 मार्च तक के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, तो वो भी इसमें लाया जाना है। और क्या ये सत्र गैरसैंण में कराया जा सकता है? क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, पूरे देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित विधानसभा है, ठंड भी ज्यादा है। क्या वहां पर व्यवस्थाएं हो पाएंगी? जो पुलिसकर्मी है उनके लिए बड़ी चुनौती है, उनके लिए व्यवस्था कैसे होगी? सचिवालय से, विधानसभा से कर्मचारी आएंगे, तमाम पत्रकार होंगे, नेता होंगे, इनके लिए व्यवस्थाएं कैसे होंगी? इन सारी चीजों को लेकर इस पर चर्चा होगी। अगर सरकार ये तय कर चुकी है कि सत्र गैरसैंण में ही होना है तो हमें इस बैठक के बाद बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से लगातार बैठक भी हो रही कि विधानसभा का जो सत्र है शीतकालीन का वो गैरसैंण में हो या फिर देहरादून में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस लगातार इस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र है वो गैरसैंण में हो।
देखिए, अगर गैरसैंण के डेवलपमेंट की बात करूं तो एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में जुड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर हरीश रावत सरकार के दौरान विधानसभा का निर्माण भी किया, विधानसभा सचिवालय का निर्माण हुआ और बड़े पैमाने पर वहां पर सत्र की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। अब कांग्रेस के हाथ में मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है सरकार पर सवाल उठाना। कांग्रेस ये कह रही है कि 6 साल राज्य सरकार को हो चुके हैं, यानी भाजपा सरकार को हो चुके हैं, और ऐसे में गैरसैंण का कितना डेवलपमेंट अब तक हुआ। सत्र को लेकर 10 दिन पहले ही बात क्यों की जाती है, 3 महीने पहले चर्चा क्यों नहीं होती है कि अगर वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जाए। कांग्रेस ये कह रही है कि ये सत्र गैरसैंण में ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस फिर सरकार पर भी एक व्यंग मारती है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में शीतकालीन सत्र आप कैसे कराएंगे। तो इसलिए कांग्रेस तो इसमें राजनीति कर रही है, विशुद्ध रूप से दिख रहा है साफ। कांग्रेस सीधे सवाल उठा रही है, लेकिन अब ये सरकार को तय करना है कि आप गैरसैंण के स्टेटस को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और उस पर सत्र कराने तक ही सीमित रहेंगे या इससे आगे चीजें बढ़ती हुई दिखेंगी। आज सर्वदलीय बैठक में नई स्पीकर को भी बहुत कुछ तय करना होगा, क्योंकि अगर गैरसैंण में सत्र होगा तो ये उनका पहला सत्र होगा जिसमें बतौर स्पीकर वो शामिल होंगी, और वहां के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या उनकी प्लानिंग है और क्या वो कन्विंस कर पाती हैं विपक्ष के तमाम विधायकों को, नेताओं को, कि इस सर्दी में भी अगर गैरसैंण में सत्र हो तो ये नेता अपनी ठंड को छोड़कर जनहित के मुद्दों पर वहां एक होते हुए सदन के अंदर नजर आए। सुरेंद्र, एक बात और, कब तक ये शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है? देखिए, संभवतः ये माना जा रहा है कि आज अगर चीजें तय होती हैं तो उसके बाद प्रक्रिया है कि आपको कैबिनेट में भी आप इसके लिए लेके आते हैं, तो ये मान के चलिए 15 नवंबर के बाद ही ये सत्र होगा। उससे पहले होना फिलहाल मुश्किल लगता है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं हो सकता है 12-13 नवंबर के लगभग ये सत्र हो जाए, क्योंकि अगर गैरसैंण में सत्र करना है तो सत्र इसी बीच में होगा। लेकिन अगर देहरादून लेकर चल रही है सरकार तो फिर थोड़ा पीछे भी चल सकती है, क्योंकि देहरादून में आपको उस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं करनी होंगी, सिस्टम पहले से बना हुआ है। लेकिन गैरसैंण में जब आप जाते हैं तो आपको सारी मशीनरी वहां ले जानी होती है, तो इसके लिए आपको एक पर्याप्त समय वहां के जिला प्रशासन को देना होता है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 3 बजे विधान भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में तय किया जाएगा कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो गैरसैंण में हो या फिर देहरादून में। बढ़ते आगे, चंपावत के दौरे पर सीएम धामी एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एकता दौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए सुबह सुबह पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बनबसा मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई और दौड़ में भी शामिल हुए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर उस शपथ की है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ में प्रतिभाग करने पहुंचे लोगों को 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने की शपथ दिलाई है। साथ ही साथ नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी शपथ दिलाई है। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्म दिवस पर कि हम संकल्प लेंगे कि जो उन्होंने एकीकरण का अभियान, भारत को एक करने का सूत्र जो उन्होंने प्रारंभ किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम एसीएस राधा रतूड़ी ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर उन्होंने शपथ दिलाई। तो आज लौह पुरुष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है और इस मौके पर एसीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई है। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरिद्वार में गंगा रन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे घाट से
सीसीआर टावर तक इस दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। पतंजलि योगपीठ के कर्मचारी, स्कूली छात्र, प्रशासनिक अधिकारी सहित कई संगठन इस मैराथन का हिस्सा बने। केंद्रीय मंत्री ने गंगा रन में मौजूद तमाम लोगों को गंगा को साफ और शुद्ध रखने की शपथ दिलाई। एवं यहाँ रहने वाले मैं गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा। क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा देश की युवा तरुणाई, युवा शक्ति इस संकल्प के साथ में कि हम भारत को एकीकरण के लिए, भारत को एक बनाए रखने के लिए और एक भारत को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने आप को नियोजित करेंगे। इस संकल्प के साथ में इस आज रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया। हरिद्वार में गंगा रन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। पतंजलि योगपीठ के छात्र समेत कई संगठनों के लोग भी मौजूद थे। आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। टनकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दी हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का सीएम धामी ने हौसला भी बढ़ाया। तो टनकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया था। दी हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सीएम धामी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का भी सीएम धामी ने हौसला बढ़ाया। हमारे देश के अंदर खेल प्रतिभाओं को आगे आने का बहुत बड़ा प्रोत्साहन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं पूरे श्रद्धा भाव से सभी को कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस खेल को यहाँ पर जो चलेगा, सभी लोग भाग लें। आप सबके बीच में हो रहा है, सभी लोग आकर अपना सहयोग भी प्रदान करें। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले कई सालों से प्रयासरत रहे हैं। अनिल बलूनी के प्रयास का नतीजा है कि आज उत्तराखंड के कई गांवों में इगास का त्योहार मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सांसद अनिल बलूनी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी साथ मिला है। इस बार सरकार ने छुट्टी का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो पहल बड़े भाई अनिल बलूनी ने, जो बीजेपी में है, हम कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके एक अच्छे कार्यों में मैं इसको देखता हूं कि उन्होंने 4-4.5 साल पहले इसकी पहल की थी। परंतु एक मैं जरूर बीजेपी की सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी जरूरत विधायक और मंत्रियों से कहने की क्यों पड़ रही है? क्या वो जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिस जमीन से निकले हैं, जिस क्षेत्र ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, वहां जाने के लिए उनको किसी नेतृत्व के आदेश का इंतजार करना पड़ा? ये चिंता का विषय है। जखोली ब्लॉक में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं विकास मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। माहरा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार से लिप्त होने, गलत कार्यों में संलिप्त होने के साथ साथ सनातन परंपरा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। SSC में इतना बड़ा घोटाला आया है सामने, और जिसमें जिस तरीके से जमानतें मिल रही है, इससे लगता है कि केस को बहुत मजबूती से सरकार ने प्रस्तुत किया, प्रशासन ने प्रस्तुत नहीं किया, और उसमें कुछ ना कुछ अंदर बात जरूर निकल के सामने आएगी कुछ दिनों बाद। दूसरा, विधानसभा में हमने देखा कि जिस तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नैतिकता का पतन हुआ है, और बड़े राष्ट्र, बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, योग्य लोगों की जगहों पर बैकडोर से एंट्री कराई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए इन पिछले
8-9 वर्षों में, मुश्किल से 7 या 8 वर्ष हो रहे हैं, 9 सरकारें ये गिरा चुके हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आती है। आज ही सिसोदिया जी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई है, और 9 स्टेट्स की सरकारें अभी तक गिर चुकी हैं इसी तरीके से। तो ये साफ देखने में आ रहा है कि दिखाने के लिए लोकतंत्र है, वोट के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहां मैंडेट नहीं भी मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे, प्रलोभन के दम पे या डराने की वजह से अपनी सरकारें गठित कर ले रही है, जो चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे बहुत ही निराशाजनक है, और मंदिरों के, मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए, याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही से सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। हल्द्वानी और लाल कुआं क्षेत्र में भी छठ समापन की रौनक नजर आई। वहीं छठ पूजा में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। इस दौरान अजय भट्ट ने व्रतियों और पूर्वांचल समाज के लोगों को छठ की बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सर्वधर्म समभाव का समाज हमेशा पूर्वांचल के त्योहार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। पवित्र दिवस पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय यहाँ आया। सूर्य भगवान के बिना जीवन पूरा अधूरा है। माता का पूजन भी साथ में होता है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सूर्य देव से, छठी माता से, हमको सुख दें, हमारे देश को सौभाग्य दें और हमारे देश को आरोग्य दें और सुमति दें। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव का आयोजन किया गया। जोहार घाटी के लोगों की तरफ से आयोजित इस महोत्सव में भारी भीड़ देखने को मिली। मुलुक मेरो रंग रंगीलो मुलुक मेरो हिमाला फूल कस्तूरी फूल कवाला हिमाला फूल कस्तूरी। चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी और मिलम के लोगों की तरफ से 2010 से आयोजित किए जा रहे जोहार महोत्सव का इस बार भी आयोजन किया गया। फूल कवाला हिमाला फूल कस्तूरी फूल कवाला। महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों के मन को मोह लिया। फूल कस्तूरी फूल कवाला। चिला ज्वार मुनशार एमी सौकार हमर देश ज्वार हमी सौकार हमर देश ज्वार यो हमारे जन्म भूमि यो बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी से जुड़े लोग इस महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। कल के जोहार महोत्सव में काफी उत्साह है और हमारे मुख्य उद्देश्य हमारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना और अपने धरोहर को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए हमारे दूर दूर से यहाँ पे स्टॉल लगाने आए हैं। पहाड़ की भौगोलिक परिदिशा के चलते इस समाज को हमेशा पलायन का सामना करना पड़ता रहा है। बावजूद इसके इस समाज ने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। जोहार संस्कृति हमारी एक बहुत पुरानी संस्कृति है और हम लोग जोहार एक जो जगह है, घाटी है, वहाँ के हम लोग निवासी हैं। तो सबसे पहले हमारे जोहार घाटी के लोग जो थे वो माइग्रेशन करते थे और गर्मी के मौसम में वो लोग जोहार जाते थे और थोड़ा सा जैसे ही मौसम
अनुकूल हुआ तो वो मुनस्यारी आते थे, और उसके बाद जैसे ही ठंड बढ़ी तो वो नीचे और भी नीचे, जिसको हम नंगड़ कहते हैं, या घाटियों की ओर जो है हम लोग आते थे। तो हमारी ये जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी संस्कृति है। जौहार घाटी के बाशिंदों की तरफ से इस तरह के भव्य आयोजन का उद्देश्य जौहार संस्कृति को संजोना है। जिस तरह से भव्य आयोजन हर साल किया जाता है, उससे उम्मीद है कि जौहार घाटी से जुड़ी अगली पीढ़ी भी इससे प्रेरणा लेगी और अपनी संस्कृति सभ्यता को संजोएगी। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज 18। और अब सीधे लेके चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। 3 नवंबर को लखीमपुर खीरी में वोटिंग होनी है। विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सुरजनलाल वर्मा जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, श्रीमती सुधा गिरी जी, श्री शरद अवस्थी जी, उमेश द्विवेदी जी और भारी संख्या में इस स्टेडियम में उपस्थित गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस धरती को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातःकाल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों, स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं। और इसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का जो गठन करके सरदार पटेल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए आज से 30 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आयोजन समिति के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो इस कार्यक्रम के ठीक पहले लखनऊ में दिव्यांग जनों के लिए एक T20 सरदार वल्लभ भाई पटेल T20 क्रिकेट कप के साथ उसके उद्घाटन का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, अब मैं आपके बीच में लखीमपुर की इस धरती पर बाबा गोकर्णनाथ के आशीर्वाद से पल्वित और पुष्पित इस धरती पर और स्वर्गीय अरविंद गिरी की इस कर्म भूमि पर आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था। और उस समय मैंने कहा था कि भाइयों बहनों, अरविंद गिरी जी को, रोमी साहनी जी को, मंजू त्यागी जी को, शशांक वर्मा जी को, विनोद शंकर जी को और हमारे सभी इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए। सरकार बनेगी, आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे। जो बचाव होगा उसको भी ठीक करेंगे
और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने उस समय हमें समर्थन दिया, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को बाद हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है।